भारतीय नारियों ने कभी भी उद्देश्य के पहले धन पैसा करना इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, और जब आवश्यकता पड़ी तो वीरांगना बन करके भी वहां पर दुनिया को दिखाने के लायक अपना जीवन तैयार कर लिया। ये दोनों ही चीज ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद जब बातें और खुली तो सामने आया कि अब उन किटीज में अगली बार के लिए एक थीम दिया जाता है। उस थीम की एक छोटी सी हम बात बता दें, उसी शहर की बात है। एक बार क्या हुआ, अगली थीम दिया गया था। अब वो छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ के लिए किटी पार्टी जाना था, और वो जब भी किटी पार्टी होती 15 दिन में अथवा 1 महीने में, क्योंकि आप लोग सब जानते हो जैसी व्यवस्थाएं आपके यहाँ चलती होंगी किटी की, उसी के तहत हम बात करना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या, वो टेम्पो वाला आया, ऑटो वाला आया जो सब महिलाओं को इकट्ठा करके किटी में ले जाना चाहता। तो वो जैसे ही उस घर के सामने पहुंचता है, हॉर्न देता है, तो बच्चा बाहर निकलता है। और जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो कहता है वो ऑटो वाला, बेटा माँ को बोलो किटी का समय हो गया, जल्दी चलो। तो वो बोलता है, बेटा, बोले अंकल थोड़ा रुको अभी। बोले क्यों, क्या बात है, टाइम हो गया? बोले अभी माँ पूरी चुड़ैल तो बन जाए, क्योंकि उस बार उस चुड़ैल बनने का थीम उस माँ को दिया गया था जो किटी में जाकर के। अब जब माँ को कोई बच्चा अपना पूरा चुड़ैल बोलने लग जाएगा तो आप समझिए उस किटी के लिए कहाँ कहाँ तक जाकर के हंस मिलने वाला है। की हम थोड़ी सी व्याख्या कर लें, क्योंकि आप सब भी जाते होंगे, आपके भी स्वाध्याय किटी होती होंगी, कोई बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले किटीज आपके होते होंगे, पुरुषों की भी होती होगी, महिलाओं की भी होती होगी, कपल्स की भी होती होगी, और वृद्धों की भी होती होगी। इस किटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई पता है आपको? सुन रहे हैं? और सुन रहे यदि हैं तो फिर आपके लिए समझने की भी आवश्यकता है, ये किटी शब्द आया कैसे। इसके पहले एक और दुर्दांत प्रथा चलती थी जो शायद आप लोगों ने आज बंद कर दी कि नहीं हमें नहीं मालूम, कि जब भी कोई जोड़ा शादी होने के बाद आता था तो सबसे पहले अपने मित्र के यहाँ या किसी पड़ोसी के यहाँ रुकता था, वापस अपने घर में प्रवेश बाद में करता था। ये प्रथा आज चलती है क्या? चलती है। तो ये खतरनाक प्रथा भी पहले आप समझिए कैसे आई, फिर हम इसके बाद बताएंगे किटी कैसे आई। तो ये उस समय की प्रथा है जब मुगल काल था, और कोई भी नव दंपति यदि विवाह के बाद आता था तो सबसे पहले 1 दिन के लिए मुगल शासकों के यहाँ जाना पड़ता था। क्यों? हम नहीं कहना चाहते, आप सब समझदार हैं। क्यों? यदि वो नहीं हुआ तो विप्लव आ जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा वहां पर दबाव होता था। अब वो परंपरा मुगल काल के जाने के बाद भी चल रही है कि सीधे यदि दंपति अपने घर में आ जाएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, विप्लव हो जाएगा। ऐसे उस चारित्र भ्रष्टता का समर्थन आज भी हम करते चले आ रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? अरे जब घर से गया है लेकर के, वो लेकर के आया है तो अपने घर में क्यों नहीं आएगा, दूसरे घर में क्यों जाएगा? ये परंपरा क्यों ढोते चले आ रहे हैं अनावश्यक रूप से। और दूसरा किटी भी इसी से जुड़ी एक परंपरा है। अब आप सुन लीजिए कान खोल करके, और सुनने के बाद भी यदि आपको लगे कि आप किटी बंद नहीं कर पाएंगे तो मान लीजिए आपके जीवन में चारित्र की ईमानदारी नहीं है। एक किटी परंपरा आई कैसे? वो महिलाएं जो जाति की शिकार हो जाती थी, जाति समझते हैं, ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, और जो बेवा हो जाती थी, ये भी शब्द आप समझते हो। ये दोनों प्रकार की महिलाएं जहां इकट्ठा होकर अपना दुखड़ा रोती हैं उसका नाम किटी होती है। अब इनमें से आप किस फैकल्टी में और किस कैटेगरी में आते हैं और किटी में जाते हैं आपको समझने की आवश्यकता है। और अब तो शहरों के हालात ही हैं, जो कपल्स की किटी होती हैं उन किटीज में तो फिर जीवन साथी भी बदल दिए जाते हैं और किटीज का विद्रूप सामने आता है। यदि इन परंपराओं को यदि आप जी रहे हैं मॉडर्नाइज होने के आसार पर, तो फिर आपको हमें लगता है धर्म ध्यान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस धर्म ध्यान के बावजूद भी यदि आपकी दुर्गति हो तो कहीं धर्म ध्यान बदनाम ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि धर्म ध्यान करना बंद कर दिया जाए। सुन रहे हैं? अब आज से कितने लोग हैं जो किटी जा पाएंगे? हाथ उठाएं। आगे जाने की संभावना यदि आपके घरों में आपकी बहुओं को हो, आपके बेटों को हो, ये यदि किटी ये अभी आज से बंद नहीं हुई तो फिर आपके संस्कारों की किटकिटी कितनी हो सकती है हम नहीं कह सकते। इसलिए सब परंपराएं को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मॉडर्नाइज होने के धुन में हम कोई भी नई चीज को इतनी जल्दबाजी से अख्तियार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो
कहीं ऐसा ना हो कि दकियानूसी का कलंक हमारे स्वच्छ भाल पर लग जाए और कहीं हम बैकवर्ड ना कराने लग जाएं। इसलिए हर उस परंपरा को ढोते चले जाते हैं जिसका हमारे जीवन की संजीदापने से और संस्कारों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी कुछ परंपराएं जो परंपराओं के रूप में आज जुड़ गई हैं, कभी भी हमारे पारंपरिक तरीकों में नहीं थी, हम जोड़ते चले जा रहे हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए समय समय पर हम अपना समय देंगे यदि हम यहाँ रुके तो। इसलिए क्योंकि अभी आज हम जब शांतिधारा कराने के लिए पहुंचे वहां पर हम देख करके जल्दी आ गए, क्योंकि भगवान के द्वार में जब भक्तों का टोटा पड़ जाए तो हमें लगता है कि फिर यहाँ पर समर्थन ना देने के बजाय बायकॉट करना ही अच्छा माना जाए। आप सुन रहे हैं ना, जब जिम की बात आए तो सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, लेकिन जब जिनको शांतिधारा अभिषेक पूजन की बात आए तो आप 8 बजे नेट 8 बजे हम पहुंचे थे, 8:01 पर। उस समय वहां पर सबके सामने कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोग बाहर भी सुना करते हैं। आप लोग नए बाजार वाले हैं, नए दुनिया में जीना सीख रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिनके जीवन में पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान और सम्मान नहीं है, दुनिया उनका सम्मान करने का भी तैयार नहीं पाई जाती है। और एक अच्छी बात, जब बात आई गई है तो उस जिमिंग की बात थोड़ी सी हम कर रहे थे। ये जिम जब से आया हुआ है तभी से आपके जीवन में मानसिक अस्थिरता के भी सबब तैयार होते चले गए हैं। महाराज सुनते हैं व्यायाम तो बहुत आवश्यक होता है, व्यायाम आवश्यक होता है, लेकिन कौन सा व्यायाम भाई, ठीक करो इसको, क्या है आज, कौन सा व्यायाम? और इस व्यायाम के लिए क्या भारतीय वातावरण ने, भारतीय जलवायु ने आपके लिए परमिशन दी है? ये फास्ट लाइफ, फास्ट ड्राइव, फास्ट म्यूजिक, फास्ट फूड और फास्ट एक्सरसाइज, ये उन देशों की उपज हैं जहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है। जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है वहाँ पर उनको अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सब काम फास्ट करने पड़ते हैं। जैसे आपके हाथ ठंडे पड़ते हैं तो आपको रगड़ना पड़ता ना फास्ट, ताकि गर्मी आ जाए। इसलिए उन सब देशों के लिए भी सब काम फास्ट करने आवश्यक थे। उनकी ड्राइविंग भी फास्ट होती थी, यहाँ की ड्राइविंग बहुत स्लो, क्योंकि यहाँ का माहौल और मौसम गर्म रहता है तो बैलगाड़ियाँ चलती थी। वहाँ पर ठंडे में रहता है तो वहाँ पर फास्ट कार चलने लग गई। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य होते थे जिनमें एक एक अंगोपांग के लिए एक्सरसाइज होती थी, लेकिन वहाँ पर पॉप म्यूजिक होता है और पॉप डांस होते हैं जहाँ पर एक्सरसाइज कुछ नहीं होती है, रगड़ खाना मात होता है और संघर्ष करना ही एकमात्र उनका हश्र होता है। ये सब उन चीजों, ऐसी फास्ट फूड भी जहाँ पर दांतों की कोई आवश्यकता ना पड़े, काम हाथों को ज्यादा से ज्यादा करना पड़े और हाथों की कोई जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि कांटों से ही मुख में रख लिया जाता है। लेकिन ये भारत की परंपरा थी, यहाँ के मौसम गर्म होने पर कुछ पाचन हाथों में होता था, कुछ पाचन दांतों में होता था, और फिर अंत में कम से कम पाचन करने की आवश्यकता हाथों को पड़ती थी, तब जाकर बहुत आसानी से पचता था। अब हाथों का और दांतों का काम समाप्त है, मुख में रखते ही स्पंजी वो हो जाए और हमारे हाथों को भी स्पंज जैसा बनाता चला जाए। स्पंज समझते हैं ना, जितना खींचते हैं खींचती वापस लौट करके आ जाती है। ठीक ऐसा ही हमारा पाचन हमें लगता कि होता है। इसी कारण से उन फास्ट फूड के लिए भी हम अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम बैकवर्ड ना हो जाएं। फास्ट फूड को एक जर्मनी में शोध हुआ कि ऐसी बीमारियां जो आनुवांशिक होती हैं, आनुवांशिक समझते हैं, हेरिडिटी के अनुसार चलती हैं, तो ऐसी बीमारियां जो हेरिडिटिकल होती हैं, आनुवांशिक होती हैं, यदि आपके परिवार में हैं, ये कौन शोध कर रहा है, कोई जैनी नहीं, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने शोध किया कि ऐसी बीमारियां जो आनुवांशिक होती हैं, यदि आप अपनी इसी पीढ़ी में स्टॉप करना चाहते हैं तो भारतीय भोजन, उसमें भी कौन सा, भारत में कई प्रकार के भोजन चलते हैं, भारतीय भोजन और नाम दिया दाल भात रोटी, इस पर यदि आप लौट आए तो ये आपकी आनुवांशिक बीमारियां आपकी इसी पीढ़ी में रुक जाएंगी। और किसी घर में आनुवांशिक बीमारियां नहीं भी हैं और यदि आप इन भारतीय व्यंजन से अछूते हैं तो आप प्रतीक्षा कीजिए, इसी पीढ़ी में आप आनुवांशिक बीमारियां जोड़ लेंगे। खासतौर से मधुमेह, डायबिटीज,
कार्डियक डिसऑर्डर और भी कई प्रकार की बीमारियां हैं जो आप अपने जीवन के साथ जोड़ लेंगे, जो आपके साथ साथ आप अपने विरासत में अपनी पीढ़ियों को देते चले जाएंगे। अब सोचो, जर्मनी ने शोध कर लिया, लेकिन क्या हम शोध कर पा रहे हैं? और इन फास्ट फूड के नाम पर हम अपने जीवन के साथ कितनी मांसाहार के तरीके जोड़ते चले जा रहे हैं। आज विषय थोड़ा सा आगे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब विषय उसी हमारे सुविधाभोगी धर्म को अपनाने के लिए कारण बनते हैं, इसलिए इन विषयों को लेने की आवश्यकता है। ये फास्ट फूड की ये सब बारे में तो बहुत सारे विषय आपने पहले सुने होंगे, हम सिर्फ मात्र वो बात कहना चाह रहे हैं जो आपने नहीं सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि इसमें ई नंबर्स का जो खेल चलता है, E471 नंबर, इसमें बोझल खानों की चर्बी रहती है, E78 नंबर, और कई प्रकार के ये सब कुछ सुने होंगे, पुस्तकें में कई निकली हैं, आपने पढ़ी होंगी, आदि आपने अपने बच्चों को बताई भी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपने शायद नहीं पढ़ी होगी कि जितनी भी ये फास्ट फूड बनाने वाली कंपनीज हैं, इन कंपनीज में अभी तक तो शायद आपको लगता होगा, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, डोमिनोज हो, KFC हो, पिज्जा हट हो, इन सब में आपके वर्खुरदार और आपके बेटियां बहुत शौक से वीकेंड्स में तो कम से कम जाती होंगी, क्योंकि कम से कम सप्ताह में 2 दिन तक यदि उनको घर से बाहर खाने का मौका ना मिले तो कैसे माने जाएं कि मॉडर्नाइज घर के हैं। अब एक बात पूछना चाहते हैं आप सबसे, जिस घर में चूल्हा नहीं जलता तो उसको क्या बोलते हैं, कितना दरिद्र है कि इस घर में चूल्हा तक नहीं चलता। अब उन दरिद्रों को क्या कहा जाए कि जिनके घर में चूल्हा होकर के भी जलने का सौभाग्य नहीं आता, और यदि होता भी है तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो वो गृहिणियां ही बोलती हैं, कम से कम 2 दिन तो चौका चूल्हे से निजात दिलाओ, पक जाते हैं हम 7 दिन लगातार करते करते। अब इन दरिद्रताओं का क्या अपने आप में हद होगा, आप सोच सकते हैं। और वैसे भी फ्लैट सिस्टम बदल गया, पहले 2 BHK 3 BHK होता था, कल ही बताया था, अब तो 2 BH 3 BHK गायब है। सिर्फ बेडरूम, हॉल और किचन जो होते थे, किचन खत्म है, अब सिर्फ 2 बेडरूम और 1 हॉल, 3 बेडरूम और 1 हॉल। क्योंकि किचन की व्यवस्था है तो आपको जोमेटो और स्विगी के माध्यम से आराम से हो जाती है। आप समझिए कि ये मात्र भारत देश के जितने भी पुण्यशाली लोग यदि कोरोना के बाद बच पाए हैं तो सिर्फ इसलिए बच पाए हैं क्योंकि इनको भोजन बनाना आता था। नहीं तो इटली जैसे देशों ने तो नोटों के बंडल सड़कों पर फेंक दिए, ये कहते हुए कि नोटों के बंडल हमारी पेट की आग नहीं बुझा पा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में और पूरे दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। लेकिन दुनिया में कोरोना फैला होने के बावजूद भी कोरोना से जो बचे हुए हैं वो भूख से मर रहे हैं, क्योंकि बनाना उनको आता नहीं है और रेस्टोरेंट सारे बंद हो चुके हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, कम से कम अपने बुजुर्गों की उस विरासत को जो बनाने के रूप में आपको मिली है सहेज के रखे हो, और यदि सप्ताह में 2 दिन उसको तुमने कट कर लिया है तो यही लापरवाही वहां जाके रुकेगी जब आप भी उस इटली जैसे देशों के रूप में अपने आप को संभाल पाएंगे। इसलिए ये परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए, और जो परंपराएं बंद होने के साथ एक नई बात और हम कह दें कि आज छोटी फैमिली हो गई हैं, कुछ घरों में तो बुजुर्ग ही बचे हैं, कुछ घरों में सिर्फ माता पिता बचे हैं, और कुछ घरों में सब कुछ थे लेकिन अलग थलग पड़ के वो सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली वाले हो गए हैं। ऐसे घरों में महीने में 26 दिन तो आपको शुद्ध भोजन मिलता होगा यदि आपके घर में गृहिणियां काम करती हैं, लेकिन बाकी 4 दिनों में जो नहीं मिलता है, तो ऐसे में भी आप उन्हीं रेस्टोरेंट में जाकर के, उन्हीं होटलों में जाकर के अपने दूषित भोजन की परंपरा को स्वीकार करते हैं। और ये परंपरा कहाँ जाके दम तोड़ेगी, हम आपको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हैं। जिम वाली बात है, हो सकता है आज हो तो ठीक है, नहीं है तो आगे कभी मिलेंगे तो अपन बताएंगे। आज थोड़े भोजन वाली बात हम कर लेते हैं। आपने कभी सुना होगा कि नजर लगने वाली बात सुनी है? लगती है कभी? आपके घरों को भी नजर लग जाती है, आपके घर के लोगों को भी नजर लग जाती है, वो खास तौर से बच्चों को भी लग जाती है। बच्चा जब भी स्कूल से आता है, क्योंकि स्कूल ही आज ऐसी टाइम वाले हो गए कि सुबह 11 बजे से या 10 बजे से लगते हैं, अथवा 9 बजे से लगते हैं कि आप सुबह भी ना घर पे खा पाओ और शाम को 4-5 बजे तक लगते हैं ताकि आप शाम को भी घर पे ना खा पाओ, क्योंकि 2 बार लंच करके आप स्कूल से आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसके बाद आप स्नैक्स करेंगे, उस स्नैक के बाद सो जाएंगे और फिर रात में भोजन मांगेंगे। ये भी सोची समझी
षड्यंत्र है, साजिश है, जिसके तहत इस भारतीयता और जैन संस्कारों को समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। आप तुम जब घर में खा ही नहीं पाओगे तो कब दिन में खाओगे और कब रात के बचोगे? ऐसे टाइमिंग बना दिए गए हैं। इसलिए आप सबको मिलकर के मुहिम चलानी पड़ेगी। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं, मान लो बच्चा आया सुबह शाम को 4 बजे घर, थोड़ा स्नैक्स कर लिया, उसके बाद जिन घरों में रात्रि भोजन नहीं मिलता उसमें बेटा 6 बज गए भोजन कर लो, रात को नहीं मिलेगा। अब जिसने 4 बजे ही खाया वो क्या खाएगा? आपने थाली परोस के दे दी उसको, और जैसी थाली परोस के दी उसने 2 निवाले नहीं खाए कि थाली सरका दी, बेटा पूरा खाओ। खा तो लिए, 2 रोटी खा ली, गिनते नहीं है। गिनने से क्या हो जाता है? नजर लग जाती है। बोलते ना, गिन के नहीं, जितना पे भूख है खा लो चुपचाप, नजर लग जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कई बार आप ज़्यादा लाड़ प्यार कर लेते हैं तो आपकी नज़र बच्चों को लग जाती है। होता है ना, माँ की नज़र भी कई बार बच्चों को लग जाती है। ये नज़र मिथ्यात्व नहीं, ये नेगेटिव टेलीपैथी है, नकारात्मक संप्रेषण का नाम नज़र है। हाँ, ये बात अलग है कि इसको उतारने के लिए यदि आप मिथ्यात्व का सहारा लेते हैं तो मिथ्यात्व हो जाएगा, लेकिन नज़र तो एक नकारात्मक संप्रेषण है, दुर्भावना है जिसको बोला जाता है। जब सद्भावना का प्रभाव भी पड़ता है तो फिर दुर्भावना का प्रभाव भी पड़ता होगा, क्योंकि वो दुर्भावना से प्रभावित वही व्यक्ति होगा जिसका पुण्य क्षीण है, और सद्भावना से प्रभावित वही व्यक्ति होगा जिसका पुण्य बलजोर है, तब जाके उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। तो नजर लग जाती है। तो कई बार फिर क्या करती है माँ, अपने तरीके से उतार देती है, ऐसे कर लेती, बलाएं ले ली, कुछ भी। इसका मतलब है कि जो हमने नकारात्मक संप्रेषण भेजा था अति राग के रूप में, अति राग हो जाता ना, तो ये भी नकारात्मक हो जाता है, तो नजर लग जाती है, तो उसको वापस लेती है। मैं जो अपना अति राग का भाव तेरे ऊपर भेजी थी मैं उसको वापस ले रही हूँ। ये भाव पैदा करना ही उसको नजर उतारने के लिए कारण बन जाता है। ऐसा कई बार गाय भैंसों को नजर लग जाती है, अचानक दूध देना बंद कर देती हैं। डॉक्टर बोलता सब ठीक ठाक है, तो वो जो अनुभवी लोग हैं वो समझ जाते हैं नजर लगी है, वो उतार देते अपने तरीके से, वो ठीक हो जाता है, फिर अपने आप काम शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? इसका मतलब नजर लगना एक एग्जिस्ट करने वाली एक प्रक्रिया है। अब देखो, हम स्वयं अपना कई बार बच्चों को जब टिफिन में रख के दें और मान लो उस दिन कुछ अच्छी चीज बनाई है, हलवा बनाया है, तो बेटे को बोल, बेटा सबके सामने मत खाना। इसलिए नहीं कि दूसरा मांगने लग जाएंगे, बल्कि दूसरों की नियत लग जाएगी कि देखो इनके घर में तो ड्राई फ्रूट का हलवा रोज बनता है, तो कहीं ये नकारात्मक संप्रेषण का शिकार ना हो जाए मेरा बेटा। तो ऐसा कैसे बच्चे को बोल देते हैं? होता कि नहीं होता? ऐसा होता है, आप सबके घरों में होता है। अब बहुत अच्छी बात, आप स्वयं गिन के खाते हैं, आपकी वस्तु को यदि कई बार घरों में बनाने का जिम्मा किसी के हाथ में हो, लेकिन परोसने का जिम्मा एक विशेष कुशल व्यक्ति के हाथ में होता है, ताकि परोसने वाले का परोसा हुआ भोजन व्यक्ति अच्छे से खाए, 2 की जगह 4 खा ले। होता ना? और जो गिन के परोसता है नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। समझेंगे साइंस ऑफ स्लीपिंग। ये स्लीपिंग और ईटिंग साइंस ऐसे हैं जिस पर हम पिछले 10 से 15 वर्षों से बोलते आ रहे हैं। लोग पहले पूछते थे कि ये महाराज जी कहाँ लिखा हुआ है, आप कहाँ से बोलते हैं इसको? तो कई बार हम बोलते थे कि आप तो अनुभूत करके देख लो और लगे कि सच है तो फॉलो करना, नहीं तो छोड़ देना। लेकिन आपको जानकर के एक गौरव अनुभव होगा कि इन दोनों साइंस ऑफ स्लीपिंग और ईटिंग को बेस बना करके रिसर्च हुआ और 3 वैज्ञानिकों के लिए 3 साल पहले नोबेल प्राइज मिल गया, अहिंसा परमो धर्म की।